आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरें क्या है, ये आप देख लीजिए। भू समाधि लेगा रामबन, धधकते जंगल, सुलगते सवाल, अमेठी, रायबरेली और कंफ्यूजन आखिर क्यों बरकरार है। कैंपिंग जोन पर आम आदमी पार्टी वर्सेस इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान को करारा जवाब कैसे दिया गया, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर है। सबकी भी शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के रामबन में 100 घरों में दरारें आ गई हैं। 50 से बढ़कर दरार अब 100 घरों तक पहुंच गई है। करीब 1 किलोमीटर तक सड़कें तबाह हो गई हैं, कई घर ढह गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के रामबन की। तो देखिए, कुछ वैसी तस्वीरें, कुछ वैसे ही हाल जो उत्तराखंड के जोशीमठ में नजर आ रहा था, कुछ इसी तरह से यहां पर जमीन धंसती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीर देखिए, एरो के जरिए आप देख पा रहे हैं कैसे बड़ी बड़ी और चौड़ी दरारें आ गई हैं। 100 घरों में अभी तक दरारें आ रही है, जमीन लगातार धंस रही है। तो सवाल है कि क्या भू समाधि ले लेगा रामबन? ये सवाल इसलिए क्योंकि रामबन में करीब 1 किलोमीटर के इलाके में जमीन धंस रही है, सड़कें उखड़ गई हैं, 100 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं जिनमें दरारें आई हैं। लोगों में दहशत है कि आगे आखिर क्या होगा। पाई पाई जोड़कर जिस ईंट के घरों को उन्होंने बनाया था, वो कुदरत के क्रोध के आगे जमींदोज हो गए। रामबन के इस वक्त मौजूदा हालात क्या है, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। दरअसल यहां पर 100 से ज्यादा घर हैं जहां पर दरारें पहुंच गई हैं। आगे और भी घर खतरे में हैं। 500 से ज्यादा लोगों को अभी तक सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा चुका है। अब सवाल यह है कि पहाड़ों पर धंसती धरती क्या संकेत दे रही है। इंसान का कुदरत से खिलवाड़ घातक साबित हो सकता है। पहाड़ों पर विकास की तेज रफ्तार विनाशक हो सकती है। इंसान कुदरत के बीच बिगड़ता संतुलन साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन काफी प्रलंकारी है और यही इस वक्त देखने को मिल रहा है रामबन के अंदर, और ये दहशत साफ तौर पर देखी जा रही है। अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, ये जो तस्वीरें सामने आ रही, कुछ याद आ रहा है जो उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहा था? इस वक्त वहां पर क्या हालात है और कुछ वजह पता चल पा रही है क्या? ये यहाँ पे जो हालात है वो बयां करना काफी मुश्किल है, क्योंकि 100 तकरीबन 100 ऐसे घर है जिन पे दरारें आई है। वही प्रशासन की तरफ से 300 से ज्यादा लोगों को इस समय रिलीफ कैंप में भेजा गया है। आपको बता दें कि इस पूरे इलाके को, जो ये परनोट का इलाका है, ये पूरे इलाके को रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर सर्वे कर रही है कि आखिर यहाँ की जो मिट्टी है उसको भी लेके गई है और ये देखने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार ये क्या वजह है जिस वजह से ये पूरी तरीके से प्राकृतिक आपदा जो है वो इस इलाके में आई। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरा यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है वो भी बनाया गया है ताकि आसपास के इलाकों में यहाँ पर प्रभाव ना पड़े, और उसी के चलते यहाँ पर जो रेड जोन है उसको यहाँ पर घोषित किया गया परनोट के इलाके में। और प्रशासन लगातार एनडीआरएफ की टीमें, प्रशासन की टीमें यहाँ पर हैं और लगातार देख रही है कि आखिरकार कितना भारी नुकसान जो है वो यहाँ पे हुआ है। लेकिन गनीमत की बात ये रही है कि किसी भी तरीके से बिल्कुल अंकित, तो प्रशासन एनडीआरएफ लगातार यहाँ पर मौजूद है, हालात पर नजर बनाए हुए है, जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही साइंटिफिक स्टडी हो रही है ताकि पता लगाया जा सके ऐसा क्यों हो रहा है। रुक कर रहे हैं उत्तराखंड की खबर का। उत्तराखंड में एनडीआरएफ ऑपरेशन में जुटी है। दरअसल उत्तराखंड में जंगल की आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। 6 दिन से उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। करीब 11 जिले ऐसे हैं जो कि इस वक्त उत्तराखंड में जंगल की आग की चपेट में है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से नैनीताल में भी जो झील है इसके जरिए पानी भर भर कर MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके जंगलों पर छिड़काव किया जा रहा है और अब यहां पर एनडीआरएफ की टीम को भी ऑपरेशन में लगाया गया है। खबर ये सामने आ रही कि आग, आप देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रही, पिथौरागढ़ तक जो आग है वो पहुंच गई उत्तराखंड के, यानी कि बहुत तेजी के साथ ये आग फैल रही है और विकराल होती नजर आ रही है। अभी इस पर कैसे काबू पाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे उत्तराखंड के जंगल 6 दिन से धधक रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। वायुसेना पहले से ही आग बुझाने के मिशन पर जुटी है। राज्य वन विभाग के 3700 कर्मचारी डटे हुए हैं। वन विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है क्योंकि यह चुनौती बहुत बड़ी है। 1780 एकड़ में अग्नि ने तांडव मचा रखा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में खुद नजर आ रहे हैं।
वहाँ पर जो है भुवाली रेंज में, जैसा कि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि अभी फायर है वहाँ पे, तो हमारे सेनानी महोदय ने टीम को भेजा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ और इनके फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के साथ मिल करके हमारी टीम जो है फॉरेस्ट फायर में सहभागिता करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जंगल में आग का जिम्मेदार है कौन? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना और 3700 वन कर्मचारी जिस आग को बुझाने में जुटे हैं, उसका गुनहगार आखिर है कौन? सीएम धामी आपातकाल बैठक कर चुके हैं। जंगलों का हवाई सर्वेक्षण करने का अहम जो एक्शन है वो भी देखने को मिला है, जिसमें से आग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश भी शामिल है। 11 जिलों में आग फैली है। 1780 एकड़ के जंगल भस्म होने की कगार पर हैं। कुमायूं और गढ़वाल मंडल में आग लगाने की कुल 537 घटनाएं हुई हैं। कुमायूं में 325 और गढ़वाल मंडल की 217 घटनाएं शामिल हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग से आग लगाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक 15 करोड़ रुपए का नुकसान इस आग की वजह से हो चुका है। और बड़ी खबर आपको बताएं, एयरफोर्स बेस कैंप के पास लगी आग पर काबू पा लिया गया है। उत्तराखंड से ये जो बड़ी खबर आपको बता रहे, भीमताल में बेस कैंप के पास आग पहुंच गई थी, लेकिन अब इसको नियंत्रण में ले लिया गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से इस आग पर काबू पाया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में कहां पर जंगल धधक रहे हैं, क्या वहां पर हालात है। गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और टिहरी जिले के जंगलों में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ें, कुमायूं मंडल की बात करें तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल के जंगल इस वक्त सुलग रहे हैं। बड़े सवाल क्या है ये आप देखिए। नैनीताल में आग की जानकारी के बाद भी आखिर देरी क्यों की गई? आग की खबर मिलते ही एक्टिव क्यों नहीं हुआ प्रशासन? आग बुझाने के लिए सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं है? यहां पर रोक के लिए पहले से क्या कदम उठाए गए हैं? ये तमाम जो बड़े सवाल हैं जिसका सामना प्रशासन और सरकार साफ तौर पर करती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच कुदरत से खिलवाड़ कितना महंगा पड़ सकता है, वो अब आपको इन 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। कुदरत की ताकत का एहसास कराती है 3 तस्वीरें पहाड़ी इलाकों की ही हैं। 2 तस्वीर जम्मू कश्मीर और 1 उत्तराखंड की है। पहली तस्वीर 6 दिन से धधक रहे उत्तराखंड के जंगलों की है, तो दूसरी तस्वीर है भू समाधि की ओर बढ़ रहे जम्मू कश्मीर के रामबन की। तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के ही गुरेज की है, जहां पर भारी बर्फबारी से मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ गई है। 35 गाड़ियां फंस चुकी हैं जिन्हें बीआरओ ने बाहर निकाला है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर इंसान कुदरत के साथ तालमेल बनाकर नहीं चलेगा तो आगे कितनी बड़ी तबाही कितने तरीकों से आ सकती है। कहीं आग, कहीं पर जमीन धंस रही है और कहीं पर बर्फबारी हो रही है। राजीव पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजू पांडे पूरी जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, इस वक्त बताइए कि उत्तराखंड में जो हालात हैं वो कैसे हैं, क्योंकि खबर यह आ रही है कि 11 जिलों से भी आगे आग बढ़ रही है, पिथौरागढ़ तक पहुंच चुकी है। जी, निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड जो है इस वक्त पूरी तरीके से, उत्तराखंड के जो जंगल हैं पूरी तरीके से आग से धधक रहे हैं और आग पर काबू पाना इस वक्त उत्तराखंड सरकार और वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड के कमोवेश जो सभी जिले हैं, वो सभी जिलों में आग लगी हुई है और हजारों हेक्टेयर जो है जंगल जल चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा राजस्व की भी भारी क्षति यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये आग इस साल पहली बार लगी है, इससे पहले के वर्षों में भी आग यहाँ पर लगती रही है। और बड़ा सवाल यही बन जाता है कि आखिर क्यों ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई जाती है सरकारों की तरफ से कि आग पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें कुमाऊं रीजन की, तो कुमाऊं रीजन में 6 जिले आते हैं और 6 जिलों में से 5 जिले जो हैं इस वक्त पूरी तरीके से जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं। और अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, तो लिहाजा सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए एनडीआरएफ, पीआरडी, बिल्कुल, तो सरकार और प्रशासन के सामने राजू ये चुनौतियां साफ नजर आती है, लेकिन अभी जो 6 दिन से हालात हैं वो तो कुल मिलाकर बेकाबू ही नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात हम करते हैं यूपी की सियासत में अमेठी और रायबरेली के एजेंडे की। अमेठी रायबरेली सीट पर सोर्सेज से बड़ी खबर आ रही है। राहुल अमेठी सीट से लड़ने को तैयार नहीं है, ये सोर्सेज बतला रहे हैं। प्रियंका रायबरेली सीट पर सहमत नहीं है, यह भी सोर्सेज से हमारे पास बड़ी जानकारी। आज दोनों सीटों पर फैसला हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसला गांधी परिवार पर छोड़ा हुआ।
तो आप देखिए कि कंफ्यूजन का आलम यह है कि एक तरफ अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी आज नामांकन करेंगी, तो वहीं कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस का यह कंफ्यूजन खत्म होते होते कहीं देर ना हो जाए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवार तय करना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित क्यों हो रहा है। सोर्सेस के हवाले से खबर क्या है यह हम आपको बताते हैं। तो सीधा बिग बॉल का हम यहां पर रुक कर रहे हैं। अमेठी रायबरेली पर आखिरकार देरी क्यों? TV9 भारतवर्ष पर सुपर एक्सक्लूसिव खबर क्या आ रही है, तर्क क्या दिया जा रहा है। वायनाड अमेठी दोनों से अगर जीते तो जो सीट छोड़ेंगे वहां पर गलत संदेश जाएगा। ये सोर्सेस के हवाले से हमारे पास अहम जानकारी, अहम इंफॉर्मेशन है। अमेठी से लड़ने पर राहुल गांधी काफी असहज नजर आ रहे हैं। वायनाड छोड़ने को लेकर तैयार नहीं है राहुल गांधी। तर्क क्या है? अमेठी की हार के वक्त वायनाड ने ही जिताया था, जहां से राहुल गांधी सांसद बने थे 2019 में। रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी की दूरी क्यों सामने आ रही है, सोर्सेस क्या बतला रहे हैं और प्रियंका का तर्क क्या है। तीनों गांधी संसद में रहे, यह ठीक नहीं है। यह प्रियंका गांधी की तरफ से जो बयान है वो सामने आया है और यही वजह है कि रायबरेली और अमेठी आखिर यहां से कौन होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। लगातार सीसी की जो बैठक है वो कांग्रेस की हुई है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका। पूरा जो आखिर जो जिम्मेदारी है वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दी गई है, जो तय करेंगे कि अब कौन यहां से चुनाव लड़ेगा और आज इस पर कोई अंतिम फैसला हो भी सकता है। इन सब के बीच आज राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी अपना नामांकन भरेंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी पर्चा भरेंगी। रोहिणी आचार्य आज सारण से पर्चा भरेंगी। लवली आनंद आज शिवहर सीट से नामांकन करेंगी। तो आपको बता दें कि वो दिग्गज जो कि आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, वो सभी नाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज जहां एक तरफ राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो वहीं इसके अलावा रोहिणी आचार्य और साथ ही साथ लवली आनंद शिवहर सीट से नामांकन करेंगे। तो तीसरे चरण का जो चुनावी रण है उसके लिए आज नामांकन है। तीसरे चरण के रण में आज कई दिग्गज पर्चा भरेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ से पर्चा भरेंगे, रथ पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। इस दौरान जगह जगह पर उन पर फूलों की बारिश होगी, ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे, यानी कि शक्ति प्रदर्शन होगा लखनऊ में। बात अगर अमेठी की जाए तो स्मृति ईरानी अमेठी से आज नॉमिनेशन फाइल करने से पहले एक मेगा रोड शो भी करेंगी, जो खबर सामने आ रही है। वहीं रोहिणी आचार्य सारण सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। उनके साथ लालू, तेजस्वी और मुकेश सहनी मौजूद रहेंगे। लवली आनंद शिवहर सीट से पर्चा दाखिल करेंगी। लोगों से नामांकन में शामिल होने की अपील भी की गई है। तो वो दिग्गज जो कि आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उनके नाम हमने आपके सामने रखे। इधर अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो कैंपेन सॉन्ग बैन का इलेक्शन कमीशन ने खंडन किया है। बैन की खबर गलत और भ्रामक है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह साफ किया गया। आम आदमी पार्टी ने बैन का आरोप लगाया था। हमारा कैंपेन सॉन्ग बैन किया गया, यह आतिशी, दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी की तरफ से यह कहा गया था। और अब आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने आपके आरोपों का खंडन करते हुए क्या जवाब दिया है। कैसे आम आदमी पार्टी और इलेक्शन कमीशन के बीच में जो इस वक्त हम खींचतान देख रहे हैं, उसको लेकर खबर क्या सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के आरोप पर इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या है। बैन की खबर तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। जो कैंपेन सॉन्ग आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी 2 दिन पहले लॉन्च किया गया था, उसको लेकर जो खबर आई, मीडिया प्री सर्टिफिकेशन कमेटी को जांच में कमियां मिली हैं, यह भी साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। कमेटी को कुछ शब्द और जो वाक्य है वो आपत्तिजनक लगे हैं। इसको लेकर जो कहीं ना कहीं तर्क है वो सामने आ रहा है। विज्ञापन नियमों के हिसाब से सुधार का सुझाव आम आदमी पार्टी को दिया गया। ये तमाम जो बातें हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से सुधार के बाद सॉन्ग को रीसबमिट करने के लिए भी कहा गया है, यानी कि बैन नहीं किया गया है। फैसले से असंतुष्टि पर स्टेट एमसी में अपील की सलाह भी दी गई है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो आम आदमी पार्टी के आरोपों पर कही गई हैं। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर चुनावी कैंपेन सॉन्ग को बैन करने का आरोप लगाया, बल्कि भारत के चुनाव की तुलना पाकिस्तान से कर दी। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार भी किया है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता
सांस तक ले लेते हैं तो उनको ऐसे नोटिस आ जाते हैं। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन गई, और ये वो इलेक्शन था जिसमें भारत का चुनाव पाकिस्तान का चुनाव बन गया। ऐसे जो नेता हैं जिनकी जो तुलना पाकिस्तान से करें, उनको पाकिस्तान में जाकर के वहाँ की नागरिकता लेना चाहिए और वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, और उनको मौका मिले तो जैसे पाकिस्तान बर्बाद है वैसे स्वयं जाके वहाँ बर्बाद हो जाना चाहिए। और अब बात भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब की। चुनाव में जिक्र पर भड़का है पाकिस्तान, राजनीतिक फायदे के लिए हमारा नाम ना लें। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने कश्मीर राग भी आलापा, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है इस पर। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर राग आलापा तो भारत ने कैसे पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। चुनाव के बहाने कश्मीर राग कैसे पाकिस्तान आलापता हुआ नजर आ रहा है। आप जरा देखिए पाकिस्तान ने क्या कहा। भारतीय दावे ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों के विपरीत हैं, तो भारत का जवाब आप देखिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं, तो किस तरह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर क्या कहा आप देखिए। जमीनी हकीकत भी जम्मू कश्मीर पर भारत के निराधार दावों को खारिज करती है, तो भारत का करारा जवाब, किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो पाकिस्तान को करारा जवाब किस तरह से दिया गया जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का राग एक बार फिर से आलापा।